नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोनम सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज की बड़ी बहस होगी महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस पर। 17 साल का लंबा इंतजार, 17 साल की कानूनी लड़ाई और आज वो घड़ी आ गई जब मालेगांव ब्लास्ट केस में अब बड़ा फैसला आया। एनआईए कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। जिन चेहरों को भगवा आतंक का चेहरा कहा गया, आज वो अदालत में बरी हो गए, निर्दोष करार दिए गए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस पूरे केस में साजिश थी? क्या जांच एजेंसियों से चूक हुई? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि निर्दोषों के 17 साल कौन लौटाएगा? कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि ना तो बम मिला था और ना ही आरडीएक्स और ना ही कोई फिंगरप्रिंट। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफी अंतर है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल में था। कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, ना ही यह मिला कि उन्होंने बम बनाया, उसे सप्लाई किया। यह भी साबित नहीं हो पाया कि बम किसने लगाया। घटना के बाद विशेषज्ञों ने सबूत इकट्ठा किए, जिससे सबूत में गड़बड़ी हुई। तो वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद का झूठा सिद्धांत बनाया। शाह ने संसद के उच्च सदन में 2 टूक कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि कोई भी हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। आज की डिबेट इन्हीं सवालों पर होगी और क्यों और कैसे ये भगवा आतंक की थ्योरी रची गढ़ी मिढ़ी गई थी, इन सब पर होगी। लेकिन अदालत के इस फैसले पर किसने क्या कुछ कहा, कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुनाते। किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सबूत किसको छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश के जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो। क्या कहना चाहता है? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं दिखा। जिन लोगों ने उस ब्लास्ट को अंजाम दिया, उन्होंने हिंदुओं पर आरोप लगा के भगवा को आतंकवाद से जोड़ने का एक साजिश रचा। आज माननीय कोर्ट ने सारे आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। इस देश में भगवा शांति का प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है, और जो लोग आतंकवादियों को बचाने के लिए भगवा को बदनाम कर रहे हैं, उनके गाल पे जबरदस्त थप्पड़ मारा है कोर्ट ने। जो दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। आम जन भावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा। किसने किया फिर ये? अभी किसने किया? पुलिस ने सारी कड़ियों को जोड़ करके भेजा था, फिर ये किसने किया? आर कोर्ट के फैसले के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। ये आगे कोर्ट के अंदर जाए, कोर्ट में आगे जाकर के इसकी समीक्षा हो। लेकिन ब्लास्ट हुआ था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आतंकवाद का चेहरा कोई हिंदू और मुसलमान नहीं होता। आतंकवाद आतंकवाद है। आतंकवाद को हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटा जा सकता। तो अब कुछ सवाल हैं जो लोग उनके जवाब जानना चाहते हैं। ब्लास्ट हुआ, मौतें हुई, आखिर गुनहगार कौन है? कांग्रेस माफी कब मांगेगी? किसे बचाया कांग्रेस ने? किसको बदनाम किया? अब किस पर कार्रवाई होगी? भगवा आतंक की थ्योरी क्यों फेल हो गई? भगवा आतंक का झूठ बेनकाब हुआ है, कांग्रेस की झूठी थ्योरी फेल हुई है। सभी 7 आरोपी बरी हुए हैं। भगवा आतंकवाद थ्योरी फेक निकली है और मालेगांव के आरोपी बरी हो गए हैं। भगवा टेरर फेक थ्योरी, और यह बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से लिया गया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्दोष करार दिया है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस इस पर माफी कब मांगेगी? कांग्रेस ने किसे बचाया और किसको बदनाम किया? अब किस पर कार्रवाई होगी? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं। पूरी जनता जानना चाहती है, देश की पूरी जनता जानना चाहती है कि आखिरकार 17 साल पहले हुए इस ब्लास्ट केस में किसको बचाने के लिए ये पूरी साजिश रची गई, गढ़ी गई, मिढ़ी गई। और इन सब के जवाब जो हैं लोग जानना चाहते हैं।
वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अब जब ये सातों निर्दोष करार दिए गए हैं तो अब किस पर कार्रवाई होगी, कौन है इसका दोषी और कहां छुपा बैठा हुआ है, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं। तमाम मौतें हुई, उसमें 6 लोगों की मौतें हुई थी। आखिरकार गुनहगार कौन है, कांग्रेस माफी कब मांगेगी, ये तमाम सवाल हैं। इंडिया न्यूज के दर्शक भी इसके जवाब जानना चाहते हैं और हम जीएफएक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि 17 साल पहले जो आरोप लगे थे उसकी वजह भी समझ लीजिए। 2 धमाके वाली फिंगरप्रिंट्स, एक जांच में कई तरह की खामियां मिली। 2 धमाके वाली जगह से फिंगरप्रिंट नहीं मिले, जिस जगह पे दावा किया जा रहा था धमाकों का वहां पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। 3 कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, गाड़ी पार्क की ये भी सबूत नहीं मिला और किसने रेकी की ये तक सबूत नहीं मिला है जांच एजेंसियों को। और विशेषज्ञों ने सबूत इकट्ठा नहीं किए, सबूत इकट्ठा करने में लापरवाही बरती गई, चश्मदीदों ने बयान बदला। ये सब लापरवाहियां हैं जिनकी वजह से मालेगांव ब्लास्ट केस पूरी तरीके से निराधार साबित हुआ, उसमें कोई आधार ही नहीं था और जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था वो सभी लोग बरी हो गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित बरी हो गए हैं, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय बरी हो गए हैं, अजय राहिकर उनको भी कोर्ट की तरफ से बरी किया गया है। सुधाकर चतुर्वेदी इस केस में आरोपी थे, उनको भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सूफी संत सैयद खालिद, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सूफी संत से जुड़ गए हैं और रिया सिंह प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गए हैं हमारे साथ, रतन तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ गए हैं, अशोक तिवारी हमारे साथ प्रवक्ता सपा जुड़ गए हैं। आप सभी का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आज रिया सिंह से होगा। रिया जी, जिस तरीके से एनआईए ने जांच की, जांच एजेंसियों ने इस मामले को लेकर जांच पड़ताल की और जो घटना स्थल था वहां पर सबूत इकट्ठा करने में लापरवाही बरती गई, ये कोर्ट ने साफ किया है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जो कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि हिंदू आतंकवादी, इन 7 को आतंकवादी करार दिया गया, इनको आरोपी बनाया गया इस पूरे केस में, अब जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है तो क्या कहना चाहेंगे? सोनम जी, रिचा है मेरा नाम जी, तो उसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। और देखिए, सत्यमेव जयते न्याय का सूत्र वाक्य आज फलीभूत हुआ है और कांग्रेस की जो सनातन विरोधी, न्याय विरोधी और राष्ट्र विरोधी विचारधारा थी उसका पर्दा बेनकाब हो गया है। जिस तरीके से 2008 में कांग्रेस ने कुटिल जो है षड्यंत्र के तहत सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की, भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी, आज उसके ऊपर से माननीय न्यायालय के द्वारा पर्दा हटा दिया गया है। आपको याद होगा कि कल ही संसद में आदरणीय अमित शाह जी ने जो है इस बात को कहा था कि हिंदुत्व और आतंकवाद 2 विपरीत धाराएं हैं। हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता है क्योंकि हिंदुत्व के दर्शन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस देश के करोड़ों करोड़ सनातनियों की आस्था का जो अपमान किया, जिस तरीके से भगवा आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ने का काम किया, हिंदुत्व को और हिंदू धर्म को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की, आज जब माननीय न्यायालय का फैसला आ गया है तो कांग्रेस पार्टी को देश के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए और जो करोड़ों सनातनियों की, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के ऊपर लगातार वो प्रहार करते रहे, इसके लिए उनको अपना पक्ष जनता के सामने साफ करना चाहिए। और ये पूरी एक षड्यंत्र था, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश आज माननीय न्यायालय के द्वारा किया गया है और
सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी और न्याय विरोधी कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है। ठीक है ऋचा जी, आते हैं आपके पास वापस। अब हम रुक कर लेते हैं विष्णुदास महाराज जी का। महाराज जी, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि हिंदुओं ने आतंक फैलाया, आतंक का कोई चेहरा नहीं होता है, हिंदू भी आतंकी हो सकते हैं, मुसलमान भी आतंकी हो सकते हैं, लेकिन जब आप कोर्ट का फैसला आज आया है और जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को निर्दोष करार दिया गया, उनके साथ 6 और लोग थे जिनको निर्दोष करार दिया गया है, उसके बाद अब कांग्रेस किस तरीके से जवाब देना चाहेगी? देखिए, हम सभी साधु संतों को पहले से विश्वास था न्यायालय पर और कोर्ट पर। जिस तरीके से प्रज्ञा ठाकुर जी को 13 दिन तक टार्चर बहुत अधिक उनको मारित किया गया, 17 साल के बाद वह अब 7 लोगों के साथ दोषी नहीं है, और जिस तरह उनको आतंकवादी साबित करने के लिए कांग्रेस की जो रणनीति थी, वो एक हिंदू विरोधी चेहरा है कांग्रेस का, सनातन विरोधी चेहरा है कांग्रेस का। जिस तरह प्रज्ञा ठाकुर एक सनातन है और सनातन को लेके रही है चल, और जिस तरह उनके ऊपर आरोप लगा कि बम ब्लास्ट पर और वो मोटरसाइकिल से बम लेकर के उनको ये सबूत नहीं पाए गए। या जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय, तो कांग्रेस की सरकार ने झूठा प्रचार किया और एक भगवा का अपमान किया है, हिंदुस्तान का अपमान किया है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस लगातार भारत के अखंडता को समाप्त करने में लगा है। और अभी मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी का भी कभी कभी बयान आता है, वो कहते हैं हिंदू हिंसा फैलाता है और भगवा को आतंकवादी कहना। आज जो भगवा को आतंकवादी कहते थे वही आज भगवा का जीत हुआ है, और 17 सालों के बाद वह जीत हुआ है। ये एक ऐतिहासिक जीत है, ये सभी सनातनियों का जीत है, हिंदू का जीत है और हमारे भगवाधारी जैसे संतों का जीत है। जिस तरह साध्वी प्रज्ञा पर जो भी कांग्रेस की सरकार ने आरोप लगाया, जिस तरह अपने राजनीति के लिए उसने रणनीति मतलब इस तरह हिंदू को बदनाम करने के लिए जिस तरह उसने रचा, उसका सारा रचा हुआ खेल बर्बाद हो गया, सारा रचा हुआ खेल समाप्त हो गया। अब कांग्रेस को तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए अपनी मानसिकता पर, अपने विचार पर, अपनी बुद्धि पर। महाराज जी, कांग्रेस को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? अब जब फैसला आ गया है कोर्ट का, तो आपके हिसाब से कांग्रेस को पूरे देश के सामने क्या करना चाहिए? माफी मांगनी चाहिए या फिर नहीं? सवेरे माफी मांगने से तो काम नहीं होगा। केवल जिस तरह एक भगवा का अपमान हुआ है, एक हिंदू का हुआ है अपमान, एक सनातन का अपमान हुआ है, तो कांग्रेस सभी हिंदुस्तान से तो माफी मांगना चाहिए और उनको दंड भी मिलना चाहिए। इस तरह समाज में नहीं होना चाहिए धोखाधड़ी। जिस तरह हमारे साधु संतों के ऊपर भगवा को आतंकवादी कहना, हिंदू हिंसा फैलाता है, हिंदू को आतंकवादी कहना क्या ठीक नहीं है, या उनको दंड मिलना चाहिए, हमारा यही कहना। ठीक है खालिद साहब का रुक कर लेते हैं। ठीक है महाराज जी, आपके पास वापस लौटेंगे। सूफी संत सैयद खालिद जी का रुक कर लेते हैं। खालिद जी, जिस तरीके से इस फैसले को आने में 17 साल का वक्त लगा और 17 साल बाद आखिरकार जीत जो हुई है वो न्याय की हुई है, आखिरकार न्याय को जीत मिली है इस पूरे मामले में, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी इस डिबेट का मुद्दा ही हमारे जो ईशा मैडम है उन्होंने शुरू किया कि सत्य में विजय थे। अगर सत्य है तो जहां जरूर उसका विजय होगा, लेट होगा, देर होगा, पर होगा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई हाई कोर्ट ने 2006 का एक मसला जो था जिसके अंदर मुंबई रेलवे के अंदर ब्लास्ट हुए, उसमें काफी लोगों की हताहत हुई थी, और उस हताहत के अंदर जो आरोपी बने थे उन्हें भी जो है मुंबई हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। तो उस वक्त कोई विरोध भाषा उसमें नहीं उठी गई, क्योंकि मैं एक नाम से चर्चा नहीं करूंगा कि उसमें मुसलमान थे और इसमें हिंदू है,
क्योंकि जब मसला दोनों के लिए है तो आज अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी बरी हो गई, वो भी न्यायालय से बरी हुई है, और जो आगे जो लोग बरी हुए वो भी न्यायालय से बरी हुए। जी। तो जब न्यायालय का जो मामला है बरी होने का, तो न्यायालय फैसला धर्म पर नहीं करती, न्यायालय फैसला जो है सबूतों पर करती है। और अगर लेकिन सबूतों राजनीति का तो धर्म अभाव की हो है रही थी ना तो खालिद जी, राजनीति तो इसको देखिए, लेकर धर्म को जोड़कर की जा रही थी। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल यहाँ मैं आपको इस बात से कहूंगा कि राजनीति जो है वो आज एक हिंदुस्तान में पहलू बन गया है कि हर बात को जो है वो धर्म से जोड़कर देखा जाता है। अब न्यायालय के जजमेंट को भी अगर हम धर्म से जोड़कर देखेंगे कि आज जो है ये साध्वी जी को छोड़ दिया तो कुछ लोगों को शायद प्रॉब्लम हुई होगी, तो फिर उसके आगे जो है मुंबई हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया 2006 जो रेलवे बम ब्लास्ट था उसमें, तो उसमें किसी का कोई आवाज नहीं बुलंद हुआ। तो हमको तो न्याय को देखना है कि वहां भी तो छूट गए, वहां भी कई मुस्लिम इसमें आरोपी बने थे और उनको रिहा कर दिया कोर्ट ने कि भाई सबूत के आधार पर ही उनको रिहा किया गया कि भाई सबूत नहीं मिल पाए। तो उसी की तरीके से अगर हम आज देखें तो साध्वी जी के जो बम का जो उनके ऊपर जो आरोप थे उसको जो है जो तपास एजेंसी थी वो प्रूफ नहीं कर पाई कोर्ट के सामने, तो उन्हें रिहा कर दिया गया। अब उसमें जो भी पार्टी है, अगर जो भी पार्टी जो इसको एक राजनीतिक शक्ल देना चाहती है कि मुसलमानों को अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं, और अगर हिंदू को छोड़ दिया जाए तो एक बवाल क्रिएट किया जाए, तो ये तो न्यायालय के सामने हमारा एक जो है अविश्वास हो जाएगा। देखिए, हमें न्यायालय पे विश्वास रखना है, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। दोनों को न्याय मिला है, ठीक है, इसके लिए एक आगे बहुत लंबी प्रतिक्रिया है। अगर किसी को तकलीफ है तो वो कानूनी लड़ाई लड़ ले इसके अंदर। यहाँ हमें रोड पर उतर करके इस तरह के स्टेटमेंट देकर के जो है वो इंसाफ नहीं हुआ, फैसला नहीं हुआ, सनातन धर्म के साथ गलत हुआ, ऐसी कोई टॉपिक नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हम ये दोनों शक्लों को अगर देखें तो हम दोनों शक्लों में नाम किसी सनातनी को आतंकवादी कह सकते हैं, ना किसी मुसलमान को आतंकवादी कह सकते हैं, क्योंकि अगर जुल्म और जालिम है तो वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। मेरी नजर में वो जो है वो एक राक्षस है, वो किसी भी धर्म से हो। और अगर जो प्रूफ हो जाता है कि ये आरोपी है तो फिर उसको न्यायालय के मुताबिक सजा होनी चाहिए, और अगर नहीं प्रूफ हुआ तो जो छूट गए हैं तो फिर इसके ऊपर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। इस पे क्यों किसी को तकलीफ हो रही है। ठीक है खालिद जी, आपके पास वापस लौटेंगे। अब सपा प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। अशोक तिवारी जी, जिस तरीके से 17 साल बाद आज जीत हुई है और बहुत अहम मानी जा रही है ये जीत, और जिस तरीके से जांच के टाइम पे लापरवाही बरती गई, सबूत नहीं इकट्ठा किए गए, वो किस ओर इशारा करते हैं? कोई साजिश थी या फिर यूं ही? देखिए, कोर्ट जो है वो सबूत के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर ही कोई फैसला करती है, और हमें कोर्ट में भरोसा करना चाहिए। कोर्ट चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई तरह का भी आरोपी है अगर, और उसके हम साक्ष्य नहीं दे पाते हैं, हमारी एजेंसियां साक्ष्य नहीं दे पाती हैं, मुहैया नहीं करा पाती हैं, तो कोर्ट अपना फैसला करता है। इस फैसले पे कोई टिप्पणी करने का किसी को राइट नहीं है। ये फैसला कोर्ट का फैसला है, सभी को मानना चाहिए। सवाल इस बात का है कि आखिर कोई न कोई तो गुनहगार होगा। मेरा सवाल यह है कि मालेगांव ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट में बगैर आरोपी के तो ब्लास्ट हुआ नहीं, आरोपी होगा ही होगा। अब उसमें कौन कितने आरोपी बनाए गए, उसके साक्ष्य क्यों नहीं दे पाई पुलिस, या अगर कोई छूट गया, आरोपी नहीं बनाया गया तो क्यों नहीं बनाया गया। तमाम सवाल इसमें हैं, सवाल इसमें कई हैं, अनेकों सवाल हैं कि इसमें असली आरोपी को छोड़ क्यों दिया गया। अगर कोई असली आरोपी था लेकिन तो उसको भी लेकिन इसमें इसका जवाब कौन देगा अशोक जी? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अब इस मालेगांव विस्फोट प्रकरण को लेकर के ट्वीट कर दिया है, और आरोपियों को निर्दोष सिद्ध करने के बाद ये ट्वीट किया है। देखिए, आपके पास वापस आएंगे अशोक जी, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नहीं, मैं एक लाइन बोल दूं। हाँ, सीधी सी बात यह है कि कोई भी हिंदू मुस्लिम के आधार पर वक्तव्य देता है तो गलत करता है। देखिए, मुख्यमंत्री ने भी स्वागत किया इस फैसले का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अब स्वागत किया इस फैसले का, और उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर लिखा है कि आज 17 साल बाद न्याय की जीत हुई है। इसमें एजेंसियों पर क्वेश्चन है कि आखिर सही आरोपी है कहाँ। हाँ। अगर ब्लास्ट हुआ है तो आरोपी होना चाहिए ना, गुनाहगार कहाँ चले गए, ये क्वेश्चन खड़ा होता है।
एजेंसियों पर। अशोक जी देखिए, आज के दौर में अगर जांच एजेंसियां जांच करती हैं तो उस पर प्रश्न खड़े होते हैं कि ये बीजेपी के अंडर में काम कर रही हैं, दबाव में काम कर रही हैं। तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तब जांच एजेंसियों ने ढंग से जांच क्यों नहीं की? तब वो किसके दबाव में जांच पड़ताल कर रही थी? मैंने किसी दल की सरकार की बात नहीं करी है, मैंने जांच एजेंसियों की बात करी है जिनकी जिम्मेदारी है कि गुनाहगार को पर्दे से बाहर लाना। अगर कोई गुनाहगार पर्दे से बाहर नहीं आ रहा, जांच एजेंसियां घेरे में है आज। जी ठीक है ऋचा जी, आप किस तरीके से देख रही हैं इस जीत को? जिस तरीके से 17 साल बाद न्याय मिला साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को, उनके साथ 6 और लोग भी हैं। जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती और कोर्ट ने आज अहम जीत दी है, इन सभी को बरी किया। जी बिल्कुल सोनम जी, बहुत बड़ी जीत है और ये न्याय की जीत है, हिंदुत्व की जीत है और सनातन की जीत है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और पूरे देश का एक एक सनातनी आज माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए इस फैसले का स्वागत कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 2008 में इस ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों को छोड़कर जिस तरीके से हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की गई, भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने की कोशिश की गई, आज 7 आरोपियों को तो उससे बरी किया ही गया है। जो लोग निर्दोष थे, जिनको आरोपी बना दिया गया, उनको तो बरी किया ही गया है। लेकिन साथ ही जो हिंदुत्व को लेकर एक बड़ा सवाल आतंकवाद से जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उससे भी बरी करने का काम माननीय न्यायालय के द्वारा किया गया है, सबूतों के आधार पर किया गया है। क्योंकि हम देश का संविधान मानने वाले लोग हैं, हम देश की न्यायालय को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को आज, पूरे नेतृत्व को कांग्रेस के 100 करोड़ सनातनियों से देश की माफी मांगना चाहिए और इस बात को समझना पड़ेगा कि हिंदुत्व का दर्शन, चूंकि हिंदुत्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, अहिंसा परमो धर्म की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता है, जिसमें आतंकवाद तो क्या, दूर दूर तक हिंसा या किसी प्राणी को जो है किसी तरीके की हानि पहुंचाने के बारे में भी सोचा नहीं जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को आज अपने जो है स्टैंड को स्पष्ट करना चाहिए। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात और है, अगर आप इसकी पूरी प्रोसीडिंग्स को देखेंगी सोनम जी, तो एक जो है गवाह ने माननीय न्यायालय के सामने इस बात को कहा है, स्वीकार किया है कि किस तरीके से उसके ऊपर उसके ऊपर दबाव बनाया गया गवाह के ऊपर कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लीजिए, आप संघ के लोगों का नाम ले लीजिए, किस तरीके से बड़े बड़े नेताओं को उस साजिश में झोंकने की कोशिश की गई। ये कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा चेहरा है जो पूरे देश के सामने आ चुका है, जिसके परिणाम कांग्रेस पार्टी को मिलेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के होड़ में इस कदर अंधी हो चुकी है कि वो सनातन की भी मर्यादा को ताक पर लगाने के लिए तैयार है, हिंदुत्व की मर्यादा को भी ताक पर लगाने के लिए तैयार है, और इस देश की महिलाओं की मर्यादा को भी ताक पर लगाने के लिए तैयार है। और मैं तो कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ये जिस तरीके की होड़ मची हुई है सनातन को बदनाम करने की, इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। इन दोनों दलों को अपने भीतर झांकना चाहिए और इस देश के करोड़ों करोड़ सनातनियों की आस्था का सम्मान करना चाहिए। ये वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हैं जो आए दिन सनातन के ऊपर सवाल उठाते हैं, रामचरितमानस की प्रतियों को जलवाते हैं और भगवा आतंकवाद की थ्योरी को जिन लोगों ने गढ़ा था उसको किस तरीके से स्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं। आप सोचिए, साध्वी प्रज्ञा जी के ऊपर किस तरीके का टॉर्चर किया गया, सालों साल तक उनका जो है उनकी गरिमा का मर्दन किया गया, और आज उनको माननीय न्यायालय के द्वारा जब मुक्त कर दिया गया है, दोष मुक्त कर दिया गया है, कोई आरोप नहीं पाए गए हैं, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी तो कांग्रेस पार्टी को लेनी पड़ेगी। ठीक है ऋचा जी। अशोक तिवारी जी, देखिए ऋचा जी ने तमाम सवाल खड़े किए हैं कि ये जिस तरीके से भगवा आतंकवाद का नाम लेकर राजनीति की जा रही थी, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? देश की जनता या फिर कांग्रेस? मैं इस शब्द के खिलाफ हूँ। मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूँ, सपा का प्रवक्ता हूँ, अधिकृत प्रवक्ता हूँ। मैं कोई न भगवा मानता हूँ आतंकवाद में, न हरा मानता हूँ, न नीला मानता हूँ, न पीला मानता हूँ।
आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है, इसका कोई धार्मिक चेहरा नहीं है। न इसका चेहरा हिंदू हो सकता है, न इसका चेहरा मुस्लिम हो सकता है। आतंकवाद जो भी करता है गुनाहगार होता है, उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं यही कहूंगा कि मालेगांव ब्लास्ट के जो दोषी हों उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए, और दोषी कोई ना कोई तो है ही ना। जब ब्लास्ट हुआ है तो दोषी गुनाहगार तो है ही, गुनाहगार है तो कहीं पर लाया ही नहीं गया सामने। ये तो साक्ष्य का अभाव कैसे पैदा हो गया, साक्ष्य का अभाव कैसे पैदा हुआ? असली गुनाहगार क्या उनके ऊपर FIR ही दर्ज नहीं की गई क्या? असली गुनाहगार पहले ही छोड़ दिए गए क्या? या असली गुनाहगार लाए गए तो वो, या गुनाहगार अगर सही सही लाए गए तो वो साक्ष्य के अभाव में छूट कैसे गए? सवाल इस बात का है कि संस्थाओं पर, संस्थाएं चाहे किसी के साथ निकाल रहा हो, आज जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं पर प्रश्न उठता है, उन्होंने कैसा कार्य किया है, आज दबाव में कार्य कर रही हैं या पहले कैसा कार्य किया है? इस पर क्वेश्चन मार्क उठेगा ही उठेगा। लेकिन देखिए अशोक जी, आज विपक्ष में है, आज विपक्ष में कांग्रेस है, तो तमाम सवाल खड़ी करती है कि इसने इस जांच एजेंसी ने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। लेकिन जब उसकी सरकार थी तब देखिए कि क्या किया, पूरे मामले के सबूत ही नहीं इकट्ठा किए गए। जिस घटना स्थल पर ये धमाका हुआ वहां पर लापरवाही बरती गई, उसको घेरा ही नहीं गया, वहां पर जितने भी सबूत थे उनको मिटा दिया गया। ये सब क्या था? देखिए, आज 2014 से सरकार है, भाजपा की सरकार कोई कम दिनों से नहीं है, 11 वर्ष हो गए हैं। इन 11 वर्षों में 11 और 17 में बहुत फर्क होता है सर, बहुत फर्क होता है। 17 साल पहले घटना हुई, जांच 17 साल पहले शुरू हुई थी, और सरकार जो है बीजेपी की वो 11 साल से है। आज 11 साल में सरकार है, सरकार ये भी नहीं साबित कर पाई कि असली गुनाहगार कौन है। आखिर सरकार की तो विपक्ष ने साबित क्यों नहीं किया था सर? विपक्ष भी तो उससे 4 साल पहले था ना, सत्ता में था ना विपक्ष, तो उसने फिर 4 साल में साबित क्यों नहीं किया? हर जांच में समय लगता है, समय कुछ ना कुछ लगता ही है। आज 11 साल सरकार होती है, जांच में 17 साल का समय लग गया सर, 17 साल लग गए जांच में। 11 साल तो भाजपा का ही शासनकाल रहा है ना। बड़ा शासनकाल किसका रहा है? बड़ा टाइम किसको मिला है? भाजपा को मिला है। सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकती है मैम। सच्चाई यही है कि भाजपा के शासनकाल में, देखिए सच्चाई ये भी है अशोक जी, सच्चाई ये भी है कि विपक्ष जब सत्ता में था तो लापरवाहियां हुई हैं, ये इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जी सोनम जी, एजेंसियों की जांच करते हैं आप, एजेंसियों की, आप सरकार में आए गए, एजेंसियों की जांच करते, क्या लापरवाही की गई? आपका शासनकाल कम नहीं है, टेन्योर आपका 11 वर्ष पूरा हो गया है। जी ठीक है जी, सोनम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सोनम जी, बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र यही है जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। ये एक बार भी कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं ले पा रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी जिसने 2008 में जो ब्लास्ट हुए उसमें किस तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया, हिंदुओं की आस्था को निशाना बनाने का काम किया। और मैं आपको वो लाइन पढ़ना चाहती हूँ जिसमें न्यायालय ने कहा है कि मालेगांव बम ब्लास्ट में गिरफ्तार किए गए मुस्लिम अभियुक्तों ने न केवल अपनी भूमिका स्वीकार की, बल्कि उन्होंने जहां पर बम बनाए थे वहां के सॉइल टेस्ट बाकायदा फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी आ गए हैं। सॉइल टेस्ट में वहां बम बनाए जाने का प्रमाण भी आ चुका है। फिर भी कांग्रेस की सरकार ने हिंदुओं को बदनाम करने का नैरेटिव गढ़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इन मुस्लिम अभियुक्तों का एक बार भी नाम नहीं ले पा रही है और ये नहीं कह पा रही है कि जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं उनकी जांच में कांग्रेस पार्टी ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया, उनको बचाने का काम किया, और वहीं दूसरी तरफ अपनी षड्यंत्र के चलते इस देश पर भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, भगवा आतंकवाद का शब्द थोपने की कोशिश की। लेकिन कहा गया है कि धर्मो रक्षिति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आज धर्म ने इस देश के 100 करोड़ सनातनियों की आस्था की रक्षा की है। समाजवादी पार्टी एक बार भी अपने मुंह से नहीं कह पा रही है, क्योंकि इनके सहयोगी दल है कांग्रेस पार्टी, कि उनकी भूमिका किस तरीके से संदिग्ध है। ये उनके ऊपर सवाल भी नहीं उठा पा रहे हैं कि किस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया कांग्रेस पार्टी ने, और उनको जो मुख्य आरोपी थे उनको बचाने का काम किया, और हिंदुत्व के नाम पे किस तरीके से 7 लोगों को फंसाया गया। और 17 साल सोचिए किस तरीके की मानसिक पीड़ा से वो तो गुजरे ही,
और साथ ही साथ इस देश के 100 करोड़ सनातनियों को भी उस मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। आखिर इस देश के 100 करोड़ की सनातनियों की मानसिक पीड़ा के आगे कांग्रेस की सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, पी चिदम्बरम जी को आज देश के सामने आना चाहिए और इस देश से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है जी। अशोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संक्षेप में समय जी जी मैं संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूँ, 2 लाइन की बात रख रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया है हमने। हम आतंकवाद में ना भगवा जोड़ते हैं ना हरा जोड़ते हैं। नहीं, आप जोड़ते हैं। आप तो सनातनियों को आतंकवाद के साथ जोड़ने के नैरेटिव खड़ा करने वाली कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल है। मैं आपको शालीनता से ही जवाब दे रही हूँ। अशोक जी, रिचा जी, शालीनता से जवाब दे रही हूँ। रिचा जी देखिए, उनको बात रखने दीजिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं पहले सुन लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिए। अदब से बात कर रहा हूँ, आप उसको ठीक है अशोक जी, आप बात रखिए, अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। इतनी लंबी बात भाजपा के प्रवक्ता ने बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला उनके ठीक है, आप अपनी बात रखिए। मैनर आना चाहिए, ये मैनर नहीं है, मैनर होना चाहिए इनके अंदर। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, वो मैनर्स में है, आप बात रखिए। मैं स्पष्ट रूप से मैं रख रहा हूँ, बहुत शालीनता से अपनी बात रख रहा हूँ, अपनी पार्टी का स्टैंड रख रहा हूँ। समाजवादी पार्टी आतंकवाद में न भगवा जोड़ना पसंद करती है, न हरा जोड़ना पसंद करती है, न नीला न पीला। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है, और जो भी दोषी हो आतंक का या किसी भी चीज का, दोषी को सजा मिलना चाहिए, और ये सजा दिलाने में अहम रोल करना चाहिए एजेंसियों को सच्चाई सामने आना चाहिए। लेकिन सर देखिए, कांग्रेस भी तो आपका ही सहयोगी दल है ना, उत्तर प्रदेश में आपका सहयोगी दल है, राष्ट्रीय स्तर पर आप उसके सहयोगी दल हैं, तो आप इस चीज को नकार नहीं सकते हैं ना कि कांग्रेस की गलतियां नहीं है। देखिए, मैं राहुल गांधी का बयान भी आपको याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि ये जो भगवा आतंकवाद है वो लश्कर से ज्यादा खतरनाक है, ये बयान आप भूल गए हैं क्या? जब मैंने अपने पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्टैंड क्लियर कर दिया, हम आतंकवाद को सिर्फ आतंकवाद मानते हैं, धर्म से नहीं जोड़ते। हमारे अपने रास्ते हैं, हम अपना रास्ता तय कर रहे हैं। और सवाल इस बात का है, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। मालेगांव ब्लास्ट हुआ तो कोई दोषी तो होगा कोई ना कोई, उसको बचाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। कहीं से भी एजेंसियों को जो है ढीला हवाली नहीं करनी चाहिए, एजेंसियों को सच्चाई सामने आना चाहिए। और कोर्ट तो अपना काम करेगा। कोर्ट सबूत और साक्ष्य के आधार पर कार्य करता है। सबूत और साक्ष्य अगर नहीं प्रस्तुत किए जाएंगे तो कोर्ट अपना काम करेगा। कोर्ट अपनी जगह पर सही है। लेकिन अशोक जी, ये भी तो देखिए, आपका ही सहयोगी दल है, आपके सहयोगी दल के नेता इस तरीके से बयान देते हैं। मैं किसी तरह के ऐसे बयान का समर्थन नहीं करता हूं। जी ठीक है, महाराज जी का रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर हमेशा से कांग्रेस ने राजनीति की है। राहुल गांधी ने बयान दिया था कि भगवा आतंकवाद जो है वो लश्कर से ज्यादा खतरनाक होता है, ये 2009 का उनका बयान है। और पी चिदम्बरम ने भी इसी से कुछ मिलता जुलता बयान दिया था। तो आप किस तरीके से देखते हैं, जब अब ये फैसला आ गया है, सभी लोग रिहा हो गए हैं, निर्दोष साबित हो गए हैं, तो कांग्रेस किस मुंह से अब जनता के सामने आएगी? किस तरीके से जो वो धर्म की राजनीति कर रही थी वो कर पाएगी? देखिए, ये हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान में भगवा का अपमान और हिंदुओं का अपमान हिंदुस्तान सहन नहीं कर सकता। कांग्रेस सनातन विरोधी है, कांग्रेस हिंदू विरोधी है। संसद में ही राहुल गांधी जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसा फैलाता है, भगवा आतंकवादी है। इस तरह उनके बयान आते हैं। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि हिंदू एक क्षमावान है, दयावान है, और भगवा से ही ये हिंदुस्तान का नाम है। और आदि मतलब पहले से ही ये भगवा के ही राज में ये जो हिंदुस्तान का नाम है ये भगवा में ही था। और इस तरह प्रज्ञा ठाकुर जी को जिस तरह उन्होंने एक झूठे सबूत इकट्ठा किए और उनको फंसाने का काम उन्होंने किया, और एक सनातन को अपमान के लिए और हिंदू को अपमान के लिए इस तरह उन्होंने अपना खेल रचा, वह खेल आज टूट गया। आज सत्य का जीत होता है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सच्चाई
की हमेशा जीत होती है, जुठाई की कभी जीत नहीं होती है। समाजवादी पार्टी की जितने भी नेता हैं उनको एक बार कांग्रेस के विरोध में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये हिंदुस्तान में कोई भगवा को आतंकवादी कहता है, कोई झूठे प्रचार रहा है कर कोई किसी को आतंकवादी साबित कर रहा है, तो यह गलत है। यह न्यायालय, यह संविधान, कानून नहीं देता इजाजत कि आप किसी को आतंकवादी कहें, किसी को आप सबूत झूठे इकट्ठा करें, यह नहीं देता है इजाजत। इसीलिए समाजवादी पार्टी को भी एक बार अपने सहयोगी कांग्रेस पार्टियों को समझाना चाहिए कि इस तरह बयानबाजी करने से बचे, समाज को न तोड़े, समाज में नफरत न फैलाए, भारत के अखंडता को समाप्त करने में लगा हुआ है ये कांग्रेस की सरकार। ये कांग्रेस की सरकार में लगातार केवल सनातनों पर चोट पहुंचाने वाला कार्य कर रहा है। सोनिया गांधी जी को पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों से माफी मांगना चाहिए। जिस तरह सोनिया गांधी ने एक भी शब्द को कहना चाहिए प्रज्ञा ठाकुर, जो आज 17 साल की ना, क्या वो 17 साल वापस आ पाएगा? 17 एक दिन अनमोल होता है। एक दिन में आज 17 साल तक उनको कष्ट हुआ, उनको सताया गया, उनको परेशान किया, और 17 साल के बाद हनुमान जी महाराज, राम जी मेरे ईश्वर, पराक्रम ईश्वर ने आज सच्चाई खोल दिया और सबके सामने वो सच्चाई आ गया, और कांग्रेस ने झूठे फंसाया था वह उनका झूठा निकल गया। इसीलिए कांग्रेस को अब माफी मांगना चाहिए, कांग्रेस को सबके सामने माफी मांगना चाहिए, और कांग्रेस को एक बार सोचना चाहिए कि इस तरह अगर समाज में ये बयान देते रहेंगे और समाज में झूठा प्रचार करते रहेंगे तो एक दिन कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी, एक दिन कांग्रेस पार्टी का कोई समर्थन नहीं पाएगा। ठीक है महाराज जी, कांग्रेस ठीक है आपके पास लौटेंगे। शायद खालिद जी, ये 17 साल का जो दर्द है प्रज्ञा ठाकुर जी का, उनके साथ जो 6 और लोग थे जिनको कोर्ट ने आज बरी कर दिया, 17 साल के इस दर्द का कर्ज कांग्रेस किस तरीके से चुका पाएगी? देखिए, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं कांग्रेस का या किसी और पार्टी का, तो मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा। मान लीजिए आपके धर्म के लोग होते उस वक्त और उनको दोषी बनाया गया होता, और 17 साल बाद आज जब उनको रिहाई मिलती, उनको निर्दोष करार दिया जाता, तो आप क्या सोचते, किस तरीके से फील कर पाते? बिल्कुल देखिए, इस बात में ये कहना चाहता हूं कि उस वक्त की सरकारें, जब इनको आरोपी बनाया गया, सरकारें और एजेंसीज, इनसे जवाब तलब करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि देखिए जो छूट गए तो ये बेकसूर हैं, और जो नहीं पकड़े गए, जो कसूरवार थे, जिनके वजह से कई लोग मारे गए, तो वो तो आज बरी हैं, और जो 16-17 साल से जो भुगत रहे थे वो आज कोर्ट से रिहा हो गए। तो इसकी तो जिम्मेदार जो है, जो जिस वक्त सरकारें हैं और एजेंसी जिम्मेदार है, तो इनसे तलब करना चाहिए कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ कि कसूरवार छूट गए और बेकसूर जो है गिरफ्त में आ गए, और 17 साल तक इन्होंने कुछ वक्त जेल में, बाहर बहुत सारी तकलीफें जो है वो तकलीफें इन्होंने निभाई है। इसी में आगे कह दूं, कभी एक हफ्ते पहले मुंबई में भी यही सवाल तो यही है ना खालिद जी कि इस दर्द का कर्ज कौन चुकाएगा? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। 2006 से जो आरोपी जेल में थे, जिनको मुंबई हाई कोर्ट ने रिहा किया, तो उनका जो है 20 साल जिंदगी के ने कौन लौटाएगा? जिस तरह साध्वी जी के 17 साल जिंदगी के कौन लौटाएगा? उनके साथियों की जो पीड़ा है उसे कौन लौटाएगा? इसका आखिर जिम्मेदार कौन? एजेंसी जिम्मेदार, वक्तिया सरकार जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार? आखिर छूट गए लोग, ये जो छूट गए तो ठीक है, पर जो कसूरवार कहाँ हैं, जिसकी वजह से कई सौयों लोगों की जानें चली गई, वो कसूरवार तो छूट रहे, आजाद घूम रहे, और जो बेकसूर इतने साल से अपनी तकलीफों में भुगत रहे थे, तो इसका जवाब दे सरकार को होना पड़ेगा, एजेंसी को होना पड़ेगा कि आखिर ये तकलीफें क्यों दी गई, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बेकसूर इतने साल तक परेशान होते रहे, और जो कसूरवार थे, जो आरोपी थे, वो आज बरी हैं, छूट रहे, घूम रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि कौन है। तो सबसे पहले तो मैं तो ये सरकार से मांग करता हूं कि वापस वो फाइलें खोली जाए, रिटर्न वो फाइलें खोली जाए। अब अगर ये सरकार है तो ये सरकार खोले, बीजेपी सरकार खोले इसके लिए अपनी फाइल है, और फाइल खोलकर देखे कि आखिर कौन कहाँ जो है, कहाँ कमी रह गई थी।
किसने कमी रखी है? एजेंसी या एजेंसियों की कमी है, या गई जो सरकार है उस वक्त किसी मिनिस्टर का इंटरफेयर है? तो इन्हें आरोपी बनाना चाहिए, क्योंकि ठीक। देखिए आरोप तो किसी को तय करना पड़ेगा, क्योंकि छूट जाना इतना आसान थोड़ी, हजारों लोगों की जान गई है उसमें, और कई लोगों की जिंदगी जिनकी जान गई वो तो बेचारे अपनी जान से गए, पर जो आरोपी बने उन्होंने 20-20 साल इसको भुगता, ये आरोप को। तो वो सबकी जिंदगी का सवाल है, जवाब दे तो किसी ना किसी को होना पड़ेगा इसमें। ठीक है खालिद जी। अशोक जी देखिए, खालिद जी भी कह रहे हैं यही कि जो ये दर्द है 17 साल का, जो 17 साल किसी की जिंदगी के बर्बाद हुए हैं, इनका कर्ज कौन चुकाएगा? देखिए मैम, स्पष्ट रूप से जो खालिद भाई भी कह रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इसमें धर्म का कोई नाम लेना उचित नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो हादसा हुआ, ब्लास्ट हुआ, उसके आरोपी आखिर गए कहां? आज 11 वर्ष से सरकार है, कांग्रेस मान लीजिए, कांग्रेस में गड़बड़ियां मान लीजिए अशोक जी मान लीजिए बीजेपी की सरकार ना होती, आपकी केंद्र में सत्ता होती और कांग्रेस ने ये जो किया और आपकी सरकार में खुलासा होता, तो आप किस तरीके से फैसले लेते इस वक्त? आप समझने का प्रयास करिए सर। मैम 14 में सरकार आ गई, 4-6 महीना तो सरकार नहीं आई, 1 साल मान लीजिए, 14 तक उनको समय नहीं मिला। 2015 से ये अहम मसला है, मालेगांव ब्लास्ट का साधारण मसला नहीं है। इस पर उनको छानबीन करनी शुरू करनी चाहिए थी। अगर कोताही थी, कमी थी, साक्ष्य का अभाव था, तो कोर्ट से पहले एजेंसियों को मालूम होता है, कोर्ट से पहले एजेंसियों को मालूम होता है कि हमारे पास साक्ष्य नहीं है या साक्ष्य का अभाव है। भाजपा के मंत्री क्या कर रहे थे, केंद्र सरकार क्या कर रही थी, वो इस मसले पर क्यों नहीं उसने कुल मिलाकर आप अपने सहयोगी दल को कुछ नहीं कहना चाहते हैं, आप उनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहते, कुछ भी नहीं कहना चाहते, सारा ठीकरा जो है वो बीजेपी पे ही फोड़ना चाहते हैं। आप उनको गलत साबित कर देते ना। 2014 सरकार आपकी आई है, 15 में आप दिखा देते कि आपने ये कमी करी, वो कमी करी, और नए आरोपी ले आते उसमें। अशोक जी, अगर आपकी नजर में, आपकी पार्टी की नजर में कांग्रेस पार्टी गलत है, तो कहने में क्या हर्ज है? आप कहते क्यों नहीं है? मेरे कहने का मतलब ये है ही नहीं है। कांग्रेस ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, उसको गलत साबित क्या करता है आप भाई? आप गलत साबित तो करिए पहले। उसने एक शब्द में मैंने कहा कि मैं किसी ने कोई वक्तव्य दिया है, मैं आतंकवाद को किसी धर्म मजहब से नहीं जोड़ना पसंद करता हूं, और मैं नहीं, मेरी पार्टी पसंद नहीं करती। मेरी पार्टी का कहना है कि आतंकवाद का कोई धर्म होता है, न कोई मजहब होता है, न वो भगवा होता है, न वो हरा होता है, न पीला होता है। इस बातों का समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं करती है। कौन चुकाएगा सर इस दर्द का कर्ज? कौन चुकाएगा? कांग्रेस चुकाएगी? मौजूदा सरकार ने 11 वर्ष क्यों लगा दिए? मौजूदा सरकार ने 2015 में फैसला कर देती है इस चीज का। आज एजेंसियां ताबड़तोड़ काम करती हैं, इसको तुरंत आनंद फानन में कोर्ट में लगवाते हैं इसको और फैसला करा देते 16 में। ठीक, 7 साल में हो जाता, 8 साल में हो जाता। मतलब कुल मिलाकर आप सब कुछ बीजेपी पे ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। बीजेपी ने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया? 17 वर्ष लगे हैं, एजेंसियों की वजह से लगे हैं। अब सबूत में क्या खंगाल रहे थे, क्या जोड़ रहे थे, क्या घटाते रहे थे, किस बात का इंतजार कर रहे थे, ये तो एजेंसियां बताएंगी ना, सरकार बताएगी ना क्या कर रहे थे। इतना समय आपके हिसाब से 2008 की ये घटना है, और 2014 में जब सरकार आई तब तक सारे सबूत वहां पर रखे हुए थे ना? आपके हिसाब से तो यही हुआ। 15-16 में उनको क्या चीज ढूंढ रहे थे, क्या सबूत ढूंढा उन्होंने? आज तो बावजूद बरी कर दिया गया कोर्ट से, वो क्या लिया, क्या खाक छान लिया उन्होंने? 11 वर्षों में कौन सा अजूबा कर दिया उन्होंने? आज खाली हाथ है, कल भी खाली हाथ थे, परसों भी खाली हाथ थे। जब खाली हाथ थे तो खाली हाथ बरी करा देते ना। इतना टाइम क्यों लगा दिया उन्होंने? जब वो जानती थी एजेंसियां ये निर्दोष हैं, तो पहले ही कोर्ट में केस लगा के बरी कर देते। आपने समय क्यों लगाया इतना? आप जानते थे कि समय का लंगरान किया आपने, क्योंकि सही दोषी को आप पकड़ने में अक्षम थे। अगर या इन्हीं में से कोई दोषी था, क्या मालूम कि इसमें दोषी नहीं था, इसमें दोषी था, आपने साक्ष्य इधर उधर कर दिए। क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया? सारी खामी एजेंसियों की है, सरकार की है, भाजपा सरकार की है। ठीक है, देखिए ऋचा जी, अशोक जी ने सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया है। ऋचा जी, अशोक जी ने सारा ठीकरा जो है बीजेपी पर फोड़ दिया है। बीजेपी की सरकार केंद्र में है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि 17 साल क्यों लगे। बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो 6 महीने बाद ही इस मामले का खुलासा होना चाहिए था, और 6 महीने बाद ही सभी को दोष मुक्त होना चाहिए था। अब आप बताइए। सोनम जी, समाजवादी पार्टी का डीएनए सनातन विरोधी,
और इन्होंने अपना जो पक्ष रखा उससे भी इन्होंने साबित कर दिया कि ये कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश के 100 करोड़ सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंचाया, जिसने भगवा आतंकवाद जैसे झूठे नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की, आज भी उसको कटघरे में नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा करती है, माननीय न्यायालय में भरोसा करती है। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि हम अगर सरकार में आए तो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए सबूतों को जो है प्रभावित कर दें। ये काम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का हो सकता है। और अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बार बार एक बात को कह रहे थे कि हम किसी धर्म को आतंकवाद के साथ नहीं जोड़ते। ये वो ही लोग हैं, अभी आपको याद होगा कि जब पहलगांव में किस तरीके से धर्म पूछकर आतंकवादियों ने हत्या कर दी हमारे देश के लोगों की, लेकिन ये तब भी नहीं कह पाए क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। इनको पता है कि अगर ये आतंकवाद के साथ सच को जोड़ देंगे तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। और हम तो समाजवादी पार्टी से उम्मीद भी नहीं करते, क्योंकि समाजवादी पार्टी वो ही पार्टी है जब माननीय सांसद डिंपल यादव जी के ऊपर एक मौलाना के द्वारा अभद्र अश्लील वक्तव्य दिया गया, तो भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी ही पार्टी की सांसद, अपनी ही पत्नी आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी के साथ भी नहीं खड़े हो पाए, क्योंकि उनको सच कहने में डर लग रहा था। लेकिन आप इसको सोच कर देखिए कि यही बात अगर किसी हिंदू ने कही होती तो पूरी ट्रोल आर्मी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की टूट पड़ती। और आज जब इस माननीय न्यायालय के इस महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है, तो भी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी से जब आज सवाल पूछा गया तो इसके ऊपर एक शब्द नहीं कह पाए और अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो ट्विटर विज्ञान के महारथी हैं, जो हर 5 मिनट में इसी कमरे से बैठकर एक ट्वीट करते हैं, उन्होंने एक बार भी इस देश के 100 करोड़ सनातनियों की जो आस्था है उसको लेकर अपना एक भी वक्तव्य नहीं दिया, क्योंकि इनको डर लगता है कि इन जिन वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यक वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो डर ना जाए। लेकिन आज इस देश के 100 करोड़ सनातनी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की इस गंदी राजनीति को देख रहे हैं, वो सबके सामने है और जनता इनको लगातार जवाब दे रही है और आगे भी जवाब देने का काम करेगी। ठीक है, अब हम फिर से एक बार विष्णुदास जी का रुख कर लेते हैं। विष्णुदास जी, इस पूरे मामले को लेकर लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे कि किस तरीके से आप देख पा रहे हैं जो दर्द है लोगों का, जो ये 7 लोग हैं, इनके दर्द तो कभी कोई बांट नहीं सकता है, जो 17 साल में इन्होंने झेला है, लेकिन इसका हिसाब कांग्रेस किस तरीके से चुकाएगी और आप किस तरीके से इस फैसले को बड़ा मानते हैं, या फिर जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से बयान दिया गया था कि हिंदू आतंकवाद बड़ा है, हिंदू टेरर बड़ा है, किसे बड़ा मानते हैं? सबसे पहले तो न्यायालय को और कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने सत्य का पक्ष लिया और सत्य के लिए उन्होंने फैसला दिया। और जिस तरह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी के लिए उमा भारती के आंखों में आंसू आया, यह दृश्य देखने के बाद अयोध्या मतलब हिंदुस्तान में जितने साधु संत हैं और हिंदुस्तान के लोग हैं, उनके भी आंखों में आंसू आने लगा कि बताइए 17 सालों तक इस तरह कष्ट प्रज्ञा ठाकुर ने पाया और कांग्रेस के खिलाफ कोई बोला नहीं। समाजवादी पार्टी को एक बार तो बोलना चाहिए था, क्योंकि हमेशा सत्य के खिलाफ तो सभी बोलते हैं मगर झूठ के खिलाफ कोई नहीं बोलता, और झूठ के खिलाफ एक बार बोलना चाहिए। और हमारा साधु संतों का यही कमेंट है कि जो 17 सालों तक तो घटना हुआ प्रज्ञा ठाकुर के साथ में, वह बार बार हमको लोगों को याद आता रहेगा और वो याद दिलाती रहेगा। जिस तरह बम ब्लास्ट में इस तरह घटना हुआ। विष्णुदास जी, समय की कमी है, आप जल्दी से अपना जवाब पूरा करिए, समय की कमी है। जी जी, मेरा यही कहना है कि कांग्रेस के जितने भी हैं कांग्रेस के नेता, उनको एक बार हिंदुस्तान से
माफी मांगना चाहिए और बार बार उनको इस तरह माफी मांगना चाहिए, कान पकड़ के माफी मांगना चाहिए कि दोबारा इस तरह वो न करें। और आपको बताना चाहता हूँ, भगवा ना आतंकवादी था, ना है और ना रहेगा। भगवा हमेशा सबको जोड़ता है। भगवा के कारण ये हिंदुस्तान का नाम बना है। जी ठीक है खालिद जी, जिस तरीके से ये मुद्दा पूरे दर्द से भरा हुआ है और इस चर्चा में आप भी शामिल हैं, तो आप किस तरीके से देख पा रहे हैं इनके दर्द को? आप शायद महसूस कर पा रहे होंगे क्योंकि 17 साल कम नहीं होते हैं, 17 साल बहुत होता है। और किसी को जेल में इस तरीके से रखना, वो भी निर्दोष को, किसी को, उसका दर्द कोई बांट नहीं सकता है। तो एक छोटा सा कमेंट पूरे मुद्दे को लेकर के। जी जी, देखिए पूरे मुद्दे को लेकर यही कह सकते हैं हम कि यहाँ जीत धर्म की नहीं, यहाँ जीत कानून की है। यहाँ जीत किसी पक्ष की नहीं, यहाँ जीत जो है वो संविधान की है। यहाँ जीत जो है किसी पार्टी की नहीं, यहाँ जीत सत्य की है। और बात रही जो 17 साल इन पे जो बीते हैं, उसके लिए हम इतना कह सकते हैं हाथ जोड़कर सरकारों से और एजेंसियों से कि इनके पर्सनल फायदे के लिए या किसी को ऊंचा या किसी को नीचा दिखाने के लिए बेकसूरों को ऐसे तरीके से परेशान न किया जाए। क्योंकि जब एक बंदे पर ना इल्जाम लगता है तो उसका पूरा खानदान पीछे परेशान हो जाता है। तो इनके जो 17 साल बीते हैं तकलीफों में, वो हम समझ सकते हैं। हम भी एक इंसान है, इंसान की पीड़ा इंसान ही समझ सकता है। और आज जो यहाँ सत्य की जीत हुई, संविधान की जीत हुई, तो मुझे मेरे देश के संविधान पर, मेरे देश के कानून पर गर्व है कि मुझे आज ये फिर महसूस हुआ कि आज भी भारत में कानून जिंदा है, संविधान जिंदा है और इसी के तहत यहाँ फैसले होते हैं। ठीक है अशोक जी, एक छोटा सा कमेंट पूरे घटनाक्रम को लेकर। जी मैम, देखिए मैम, कोई अगर निर्दोष है, फंसाया गया है, तो ये गलत है। और जो है कोर्ट हमेशा अपना फैसला सबूत। अशोक जी, समय की कमी है, आप जल्दी अपना जवाब पूरा करिए, समय की कमी। हाँ जी, मैं बहुत कम शब्दों में बोल रहा हूँ। सबूत और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट करती है, कोर्ट अपना सही काम करती है। लेकिन एजेंसियों का दोष है इसमें। एजेंसियां सही दोषी को आखिर गया कहाँ? अगर ये निर्दोष है तो दोषी कौन है? जी ठीक है ऋचा जी, आप भी छोटा सा कमेंट चाहिए आपसे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। समय की कमी है, उसी हिसाब से आप जवाब दीजिएगा। सोनम जी, कांग्रेस पार्टी ने अपने निजी हितों के चलते और राजनीतिक स्वार्थ के चलते जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व शब्द को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की, इसके लिए उसको 100 करोड़ सनातनियों से क्षमा याचना करनी चाहिए और इस पूरे देश से उनको माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से मालेगांव ब्लास्ट को लेकर के लगातार देश में राजनीति हो रही थी, उस पर आज विराम लग गया है। कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया और 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी इसमें बरी हुई है। लेकिन ये जो 7 आरोपी हैं, इनके दर्द को कोई बयान नहीं कर सकता है कि जो दर्द उनके अंदर इन 17 सालों में घर बना चुका है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। और इसका जवाब कौन देगा, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।